आज हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट लाभ हानि का ही एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट यानी कि बट्टा। आपको लाभ हानि की शीट में मैंने डिस्काउंट दिया है लास्ट में, है ना। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, छूट, है ना। ठीक है, बट्टा। चलो क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से ही समझेंगे, है ना। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ। ठीक है, मैं हमेशा आपको हर समरी में बोल रहा हूँ कि समरी को देखते देखते सारे क्वेश्चंस कवर करना है। ठीक है, तो मान लो आपने समरी देखना स्टार्ट की, और समरी देखना स्टार्ट की जैसे ही आपको क्वेश्चन लगाने पड़ रहे हैं साथ साथ, तो मतलब समरी के साथ क्वेश्चन लगाने में इतनी परेशानी हो रही है, इतना लोड बढ़ रहा है, समरी के साथ बाकी के क्वेश्चन शीट के लगाने में इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है कि आपने समरी देखना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। नहीं तो मैं हर वीडियो में, हर क्लास में, हर समरी में आपको बोल रहा हूँ कि समरी देखते देखते पूरी शीट कवर होनी ही चाहिए, है ना। तो इसको इतना टफ मत बनाना इस चीज़ को कि आप समरी का फ़ायदा उठाना ही छोड़ दें। समझ आ रही बात। तो रिलैक्स्ड रहें। ज़रूरी नहीं है, यदि आपको समरी देखते देखते क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत करो क्वेश्चन, कुछ कम क्वेश्चन कर लो, लेकिन समरी को देख के एंजॉय ज़रूर करो। रात में सोते समय एक समरी जो 45 घंटे की है, स्पीड से चलाओगे तो 15-20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो रात को सोते समय समरी देखो और एंजॉय करो, बढ़िया। सुबह उठते समय समरी देखो और एंजॉय करो। एंजॉय करना है चीज़ों को, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो समरी के साथ साथ पूरी शीट लगाने के लिए उतना बर्डन मत ले लेना कि आप समरी देखना ही छोड़ दो। तो बैलेंस करो उस चीज़ को। नहीं मन कर रहा है समरी के साथ क्वेश्चन करने का, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स्ड, खुश रहो, है ना। शांति रखो, सुकून रखो दिमाग में, कोई बात नहीं। मत नहीं मन कर रहा है मत करो क्वेश्चन, समरी को देख लो बस, है ना। एंजॉय कर लो समरी को, आई बात समझ में। ये काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब आप समरी को एंजॉय करना चालू करेंगे तो अपने आप को क्वेश्चन बनने लगेंगे आपसे, ठीक है। तो दोनों पहलुओं को ध्यान में रखें, है ना। उस प्रकार से नहीं कि इतना लोड बढ़ गया आपने समरी देखना ही छोड़ दिया, है ना। ऐसा नहीं करना, ठीक है। नहीं तो उस चीज़ का फायदे की जगह और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, है ना। चलिए सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 2, डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की शीट में जो डिस्काउंट वाला पार्ट है एंड में, डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ, सवाल नंबर 2, है ना। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यहाँ से। ठीक है, टाइप 1, डिस्काउंट का टाइप 1 है ना, क्योंकि एक टाइप 2 भी है ना इसमें। टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 2 क्या है। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा। अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ कितना है वस्तु पर, जो भी होगा हमें पता नहीं है। 14% का बट्टा देने के बाद एक आदमी ने उसे 39 रुपये में खरीदा। सॉरी, 14% का बट्टा देने के बाद 387 रुपये में बेचा। कितने में बेचा? 387 रुपीज़ में बेचा, है ना। ठीक है, 14% का डिस्काउंट देने के बाद उसने 387 रुपीज़ में बेचा। आई बात समझ में, क्लियर। तो अब सुनिए मेरी बात। 14% का बट्टा का मतलब ये है कि यदि ये 100 यूनिट है तो 100 का 14%, 14 यूनिट का बट्टा दिया, तो बताइए कितने में बेचेगा? 86 यूनिट में बेचेगा कि नहीं बेचेगा? आती है बात समझ में, क्लियर है। 14% बट्टा यानी कि 100 मान लो अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस, तो 14 का बट्टा तो 86 में बेचेगा, क्लियर। इसको और काट सकते हैं, 100 और 86 काटेंगे तो 50 से 43 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो इसी को हम इस प्रकार से भी करते हैं, है ना। कैसे भी करो, सही करोगे किसी भी रास्ते से, आंसर हर केस में आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। 14% का बट्टा है, तो आप ही बताइए 14% कितना होता है? 7/50 होता है कि नहीं होता है? वैसे 14% 14/100 होता है, लेकिन उसका फ्रैक्शन भिन्न काट के बनाएंगे तो अंतिम भिन्न 7/50 आएगा। यानी कि यदि 50 अंकित मूल्य है तो 50 में कितने का बट्टा, कितने का डिस्काउंट? 7 का। तो यानी कि अंकित मूल्य कितना माना हमने? 50 यूनिट माना अंकित मूल्य, और उसमें कितने का बट्टा है? 7 का बट्टा है। 50 में 7 का बट्टा दोगे तो बताइए 43 यूनिट में बेचोगे कि नहीं बेचोगे? तो ये आपका अंकित मूल्य को बता रहा है, ये विक्रय मूल्य को बता रहा है ना, क्लियर। तो इस प्रकार से भी करते हैं। तो सेलिंग प्राइस 43 यूनिट किसके बराबर है? 387। यदि 43 यूनिट बराबर 387 तो 50 बराबर कितना आ जाएगा? अंकित मूल्य ना, अंकित मूल्य हमें निकालना था। ये भी तो वही बात है, 100 से 86 कर रहे हो, इसको भी काटोगे तो ये भी एक प्रकार से 50 और 43 ही है ना। तो ये काटोगे तो ये भी आधा हो जाएगा, तीनों आधा, तो 50 से 43 वही बात तो हो गई।
तो हम 100 नहीं लेते हैं, हम हमेशा किस प्रकार से लेते हैं, इस प्रकार से। तो जैसे ही बट्टा प्रतिशत आए आपको अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात बनाना आना चाहिए। 50 अंकित मूल्य, उसमें 7 का बट्टा। तो बताइए मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का मार्क्ड प्राइस कितना है 50, और यदि उसमें 7 का बट्टा है तो बताइए 43 में बेचोगे कि नहीं बेचोगे। क्लियर। तो 50 यूनिट अंकित मूल्य है और 43 यूनिट सेलिंग प्राइस है। तो 43 यूनिट किसके बराबर दिया आपको, 387 रुपीज़। तो 50 बराबर कितना आ जाएगा अंकित मूल्य, यही तो हमें निकालना है। क्लियर। तो 43 बराबर 387 है, तो देख लेते हैं हम। ठीक है, 9 बार जा रहा है शायद, 9 3 27, 36 37 38, 9 बार 43 नमे की, तो इंटू 9 करेंगे तो अंकित मूल्य 450 आ जाएगा। ऐसे ऐसा पिक्चर बना के निकालो, ऐसा पिक्चर कैसे भी निकालो। 43 बराबर 387, तो 9 गुना है, तो 50 का 9 गुना करेंगे 450 रुपया अंकित मूल्य आ जाएगा। आई क्या बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये 9 गुना कैसे हुआ, तो कुछ नहीं, जो आप कलम से करोगे वो मैंने ओरली किया। एक यूनिट का वैल्यू निकाला, 43 बराबर 387, तो एक का वैल्यू 387/43 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो 43 से कितनी बार जाएगा, 9 बार। भाग देना 43 से, 43 9 बार, 9 तिया 27 का 7, 2 9 चौक 36 2 38, 43 से 9 बार में 387 आ रहा है, तो 9 एक यूनिट बराबर 9, तो 50 यूनिट 50 इंटू 9। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए सवाल नंबर 3 पर आते हैं ना। ठीक है, बस इस सवाल से ये सिखाया कि आपको बट्टा प्रतिशत से अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य का अनुपात रेशियो बनाना आना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब आगे देखो। इसी के बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सवाल नंबर 3, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय उसके अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यदि हम 12% की छूट दे तो उसके द्वारा अर्जित लाभ 35 रुपये की कमी आती है। ठीक है, हाँ भैया, अंकित मूल्य को मान लेते हैं 100%। ठीक है, अब वो एक तरफ बोल रहा है कि मैं 10% का बट्टा दूंगा, और एक तरफ बोल रहा है कि 12% का बट्टा दूंगा। यदि 10% बट्टा देने के बजाय 12% का बट्टा देता है, ठीक है, तो 2% का फर्क पड़ेगा लाभ में, है ना। अंकित मूल्य 100% है ना, या 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट का 10%, 10 यूनिट डिस्काउंट, 100 यूनिट का 12%, 12 यूनिट डिस्काउंट, है ना। तो 100 यूनिट 10 यूनिट 12 यूनिट, या परसेंटेज मान लो, 100% 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट। ठीक है, 10% बट्टा की जगह 12% डिस्काउंट देगा, तो 2% का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बताइए लाभ में। सीधी सी बात है। यदि मैं 10% कम करने के बजाय आपके लिए 12% कम कर दूं, तो वो 2% सीधे मेरे लाभ पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा, है ना। 10% छूट के बजाय यदि मैं आपको 12% की छूट दे दूं, तो ये 2% सीधे मेरे लाभ पे असर डालेगा कि नहीं डालेगा। तो ये जो 2% का परिवर्तन है, ये परिवर्तन रुपए में कितना हुआ, 35 रुपये, है ना। तो 2 बराबर 35, तो 100 बराबर कितना, 2 बराबर 35, तो 100 बराबर 1750 आ जाएगा, शायद 1750 रुपये आएगा, है ना। अंकित मूल्य निकालना है, 2 बराबर 35, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बराबर 35, तो 100 बनाना है ना, तो 50 गुना कर लो। तो बताइए 100% बराबर 1750 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात है ना। ठीक है, तो 2% बराबर 35, तो 100% बराबर 1750। क्लियर। या फिर एक का वैल्यू निकाल लो, आपको जैसे करना है। 35, तो 1% का वैल्यू क्या आएगा, 35/2, तो 100% का वैल्यू इंटू 100 कर लें क्या, तो 50 बार 50 इंटू 35, बताइए 1750 आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर आएगा आपका 1750। बोलिए क्लियर है क्या, इतनी बात है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। 1200 रुपये की कीमत वाले 6 दुपट्टों की खरीद पर 3 दुपट्टे फ्री। 1200 रुपये का कोई यूज नहीं है, 6 के साथ 3 फ्री। जब 6 के साथ 3 फ्री दोगे तो प्रतिशत में कितनी छूट बनी, कोई देता ना, जैसे 2 के साथ 1 फ्री, 5 पे 1 फ्री, 5 पे 1 फ्री, 10 पे 1 फ्री, 10 पे 1 फ्री, तो 6 के साथ 3 फ्री दे रहा है। तो 6 के साथ 3 फ्री मतलब प्रतिशत में कितना बना, तो 6 के साथ जब आप 3 फ्री दोगे तो आपकी दुकान से 9 आइटम यानी कि 9 रुपए की चीज़ जा रही है और 3 फ्री दे रहे हो, पैसा केवल कितने का आएगा, 6 का। जब आप 6 पे 3 फ्री देते हो
तो आपकी दुकान से तो 9 वस्तुएं जा रही है ना। मान लो एक वस्तु पे 9 रुपया छापा है आपने, है ना। एक पेन पर 9, एक पेन पर 1 रुपया लिखा है, एक पेन पर 1 रुपया छापा हुआ है। क्लियर। तो 6 पे 3 फ्री जब आप अपनी दुकान से दोगे आप, तो आपकी दुकान से तो 9 रुपये का, एक पेन 1 रुपये का, तो 9 रुपये का छपा हुआ सामान जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बदले में आ कितना रहा है, 3 फ्री दे रहे हो। तो सामने वाला तो 1-1 रुपया करके 6 रुपया देगा कि नहीं देगा, बताइए। तो आप 6 पे 3 फ्री देने का अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ये बनेगा। तो बताइए 9 रुपये का सामान आपने 6 रुपये में दे दिया, ऐसा हुआ। तो बताइए 3 रुपये की छूट हो गई। 3 रुपये का डिस्काउंट किस पर, 9 पर, है ना। बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए, है ना, छपा हुआ नीचे अंकित मूल्य, डिस्काउंट ऊपर, इंटू 100। तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 इंटू 100, 33 1/3% का डिस्काउंट बनेगा। तो बट्टा प्रतिशत कितना बनेगा बताइए, 33 1/3% या 33.33 हो जाएगा वो, है ना। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कैसे बनाया मैंने, ध्यान रखना। सवाल नंबर 7 पर आ जाता हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, ठीक है। 7वें सवाल पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है। सवाल नंबर 7, 15% की छूट देने पर एक माइक्रोवेव ओवन की बिक्री कीमत 34,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। अंकित मूल्य जो भी है, जब आप 15% की छूट दोगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 38,000, सॉरी 34,000, है ना। विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 34,000, ठीक है। और यदि 37.5% की छूट देते हो, है ना, यदि आप 37.5% की छूट देते हो, ठीक है, तो विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा आपका। तो बिक्री मूल्य क्या होगा वो निकालना है आपको, है ना। तो क्या होगा बिक्री मूल्य, ठीक है। समझना बात को, है ना। इजी सवाल है। देखिए इसको करेंगे कैसे, करने के तरीके पर ध्यान दीजिए, है ना। 15% की छूट देंगे तो मान लो इसको 100 यूनिट मान लें अंकित मूल्य को। 100 यूनिट पे 15% छूट दी तो विक्रय मूल्य 85 यूनिट आ जाएगा। और 100 यूनिट पे 37.5% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस 62.5 यूनिट आ जाएगा। क्लियर। अब 85 यूनिट बराबर 34,000, तो 62.5 बराबर कितना। अब आप देखें कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो रहा है ना। 1734 इंटू 400 का रिलेशन है ये, क्योंकि 85 का 4 गुना होता है 340। 85 का डबल 170 और 170 का डबल 340, यानी कि 85 से एक्जैक्टली 4 गुना है ये, इंटू 4। तो 4 गुना करके 2 0, तो इंटू 400 का रिलेशन, इंटू 400 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी इंटू 400 करना कोई इजी बात थोड़ी ना, एग्जाम के अंदर जब आप बैठे हो तो ये भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका तरीका बदल सकते हैं हम, और ईजी कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन को बताता हूँ, पहले इससे कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 25,000 आएगा ये आंसर इसका, 25,000। कर लेना इसको सॉल्व, है ना। 62.5 का 400 में गुणा करना, 25,000 आएगा ये, ठीक है ना। 25,000 आपका आंसर आ जाएगा। आती है बात समझ में, क्लियर, इतनी बात है ना। तो आंसर विल बी ₹25,000। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, है ना। कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं, है ना। अब इस ये व्यापम में आए हुए सवाल है, आपके ध्यान रखना, है ना। अंकित मूल्य को जरूरी नहीं आप 100 ही माने, कुछ भी मान सकते, कुछ भी मानेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर नहीं बदलता, है ना। मानने वाली बात में आप कुछ भी मानो, कहीं भी आंसर नहीं बदलता, ठीक है। चलिए 15% का डिस्काउंट है, इधर कितना डिस्काउंट है, 37.5। 15% मतलब 3/20 की छूट है फ्रैक्शन में, और 37.5% मतलब 3/8 की छूट है। आई बात समझ में, क्लियर। तो ऐसा अंकित मूल्य मानो, उसका 3/20 निकालोगे यानी कि बटा 20, और उसका 3/8 निकालोगे बटा 8। 20 और 8 दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा क्या, 40। 20 और 8 दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा कि नहीं होगा। तो 40 यूनिट मान लो आप अंकित मूल्य। चलो अब अभी 100 माना था, अब 40 माना। मानने वाली चीज को, रास्ते के कैलकुलेशन को ध्यान में रख के मानो, तो कैलकुलेशन सरल होता है ना। तो 20 था और 8 था, क्योंकि 3/20 और 3/8 इसका निकालना था, तो 20 और 8 का एलसीएम 40 यूनिट। क्लियर। अब 40 यूनिट पे 15% डिस्काउंट लोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 34 यूनिट, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। और जब 37.5% का डिस्काउंट लोगे, 15 यूनिट का डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा आपका 25 यूनिट, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना। अरे 40 का 15% या फिर 40 का 3/20, बात एक ही है। बताइए 6 का डिस्काउंट बनेगा, 40 पे 6 का डिस्काउंट 34 आएगा, है ना। 40 का 37.5%, क्लियर।
तो 40 का 3/8 है ना, ठीक है। तो 15 यूनिट का डिस्काउंट है ना, क्लियर। तो 40 में 15 का डिस्काउंट दोगे 25 है ना, और ये 34 यूनिट आप देखो 34,000 के बराबर ही तो दिया है दिया है ना 34,000, 34 बराबर 34,000, 25 बराबर 25,000 आंसर आ जाएगा। अब आप देखो कैलकुलेशन ईजी हुई कि नहीं हुई, इसकी तुलना में इससे करने से कैलकुलेशन ईजी हुई कि नहीं हुई, बात आती है समझ में, क्लियर। तो दोनों का बैलेंस बना कर रखो, हमेशा 100% ही मानेंगे ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, पूरे गणित में कहीं के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हमेशा 100 ही मानेंगे जरूर नहीं है, रास्ते का कैलकुलेशन कैसा होगा उसको ध्यान में रख के मानोगे ना, तो कैलकुलेशन बड़ा साफ सुथरा होता है, ठीक है। दोनों का बैलेंस बनाना है, जहाँ 100% की से अच्छा लगे वहाँ 100% भी मानो, चाहे इससे अच्छा लगे, जबरदस्ती नहीं है इसी से करना, इससे करोगे तो भी कोई खास लेन देन नहीं, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ मैंने दिखाई आपको, अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, इसके बाद सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। आ जाते हैं 11 नंबर के सवाल पर, ठीक है। डिस्काउंट के टाइप फर्स्ट में चल रहे हैं हम अभी, है ना। चलो देखो सवाल नंबर 11 है ना, क्या है 11 नंबर, 6 के साथ 2 फ्री, तो वैसा ही सवाल आ गया जो दुपट्टे वाला था अभी, बट्टा प्रतिशत निकालो। 6 के साथ 2 फ्री जब आप देते हो तो आपकी दुकान से 8 रुपये की वस्तुएं जा रही है और 2 फ्री है, पैसा सामने वाला 6 के देगा केवल। तो 8 से 6 बताओ, 2 का डिस्काउंट है किस पर, 8 पर, इंटू 100, बताइए 25% आएगा कि नहीं आएगा, तो डिस्काउंट आएगा 25%, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। डिस्काउंट आएगा 25%। चलो सवाल नंबर 12 पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, इधर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। सवाल नंबर 12 पर यदि आते हैं, क्या बोल रहा है सवाल नंबर 12, सुन लेते हैं, इसकी देख लेते हैं, ठीक है ना। एक दुकानदार 50% 2 क्रमिक छूट देकर वस्तु को दूसरे छूट का मूल्य, ठीक है, एक कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य पता नहीं है, 2 क्रमिक छूट देता है, एक देता है 50% की छूट, दूसरे देता है 40% की छूट, और इस प्रकार बेचता है सामान। दूसरी छूट का मूल्य किसके बराबर है, 30 रुपये। दूसरी छूट का मूल्य जो है, सेकंड डिस्काउंट का मूल्य कितना है, 30 रुपये, ये हमें दिया है, क्लियर। और अंकित मूल्य हमें निकालना है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आप इस अंकित मूल्य को जो चाहे वो मान लो, इसका वैल्यू आपको निकालना, जो चाहे वो मान लो, 100 यूनिट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 100 यूनिट, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, 100 यूनिट का 50%, 50 यूनिट की छूट है, तो सामान 50 यूनिट का हो गया कि नहीं हो गया। 100 यूनिट का 50% यानी कि 50 यूनिट का छूट है, तो यदि 50 यूनिट का छूट है तो बताइए सामान 50 यूनिट का हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। हो गया 50 यूनिट का, ठीक है। अब 50 यूनिट का 40% है ना, 50 यूनिट का 40% 20 यूनिट आएगा क्या, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरी छूट का वैल्यू हमारी यूनिट की लैंग्वेज में 20 यूनिट है कि नहीं है, बताइए। 100 का 50% 50 आएगा, तो 100 में से 50 कम, तो सामान 100 के बजाय 50 का हो गया। फिर 50 पे 50 का 40% 20 आएगा, निकाल लो 50 यूनिट का 40% निकाल लो, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, 5 चौक 20 यूनिट आ जाएगा, क्लियर है ना। तो दूसरी छूट 20 यूनिट है, ये दूसरी छूट 20 यूनिट किसके बराबर है, 30 रुपये। यदि 20 यूनिट बराबर 30 रुपये, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा अंकित मूल्य। आप देखो यूनिट से ओरिजिनल डेटा 1.5 गुना है क्या, तो 100 का 1.5 गुना 150 आंसर आ जाएगा इसका, आता है समझ में, है ना। 20 यूनिट बराबर 30 रुपये, 20 यूनिट बराबर 30 रुपये, तो 100 यूनिट बराबर बताइए 150 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी बात है ना। तो 20 यूनिट बराबर यदि 30 रुपये, तो 100 यूनिट बराबर कितना आएगा 150, या फिर 0 0 काट दो, 1 यूनिट बराबर 3/2 रुपये आ जाएगा, 3/2 रुपीज़, 1 यूनिट 3/2 रुपीज़, तो 100 यूनिट 2 0 लगा लो, है ना, तो 300/2 150 रुपये आ जाएगा, क्लियर। तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा आपका 150 रुपये, आती है बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सवाल नंबर 15 पर, 15 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, 15% और 18% 2 क्रमागत बट्टे हैं, 15% और 18% 2 क्रमागत बट्टे हैं, इसका समतुल्य बट्टा निकालो, अकेला बट्टा निकालो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x + y - x/100।
100 मान के कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं। चलिए इससे करेंगे तो x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 18, 15 इंटू 18 बाय 100। क्लियर? कितना होगा ये? 33, 15 प्लस 18 33 हो जाएगा, है ना? ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 33 माइनस 15 इंटू 18, ठीक है ना? 270 बाई 100 2.7 आएगा, ये 270 हो जाएगा, है ना? 225, 225 और 45, हाँ 270 बाई 100 2.7, 33 में से 2.7 गया तो 30.3% आएगा इसका अकेला बट्टा, 30.3% है ना? नन ऑफ दिस आंसर आएगा, ठीक है? 30.3% आएगा इसका आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसको हम 100 मान के भी करते हैं। 100 का 15%, 15 गया तो सामान 85 का हो गया। अब 85 का 18% निकालना भारी पड़ जाएगा ना। चलिए 85 का 18% यदि आप निकालते भी हैं तो 15.3 आएगा। मेरे को याद है, आपको निकालना पड़ेगा। 85 का 18% है ना, 85 का 18%, ठीक है ना? तो अब इसको 85 इंटू 18 करोगे आप तो 85 इंटू 18 आएगा 1530 रुपये, है ना? 18 पंजे 90, 0 9, 18 36 144 9 153, हाँ 0 0 कैंसिल आएगा 15.3। तो बस इन दोनों को जोड़ना होता है, 15 प्लस 15.3 30.3, यही रिजल्टेंट होता है। जो दोनों बट्टे ना रास्ते के, इन दोनों को जोड़ने से सीधे रिजल्टेंट आ जाया करता है ना? ठीक है, ये तरीका होता है 100 वाला। एक रेशियो वाला तरीका होता है। रेशियो वाला तरीका कैसा होता है भैया? 15% यानी कि 3/20 और 18% यानी कि 9/50। 15% का डिस्काउंट यानी कि 20 में 3 का डिस्काउंट तो 20 से 17, 18% डिस्काउंट 50 में 9 का डिस्काउंट 50 से 41। अब देखो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 1000, ये कितना होगा? गुणा करने में टाइम लग जाएगा तो 17 1 जा 17 1 7 1 68 69 697 आएगा। कितना आएगा? 697। क्लियर? अच्छा कितना कम है ये? 303 कम है, तो 303 का डिस्काउंट 1000 पर, ऐसे करके करोगे इंटू 100 तो ये भी देखो 30.3% आ जाए कि नहीं आ जाएगा? एक रेशियो वाला तरीका, एक 100 मान के करने वाला तरीका, एक ऐसा तरीका। आप पूछोगे सर इस सवाल में कौन सा तरीका लगाएं? तो इस सवाल में मेरा सजेशन है आप ये वाला तरीका लगाएं, ठीक है? क्योंकि 100 मान के करने से यहाँ कैलकुलेशन हो गया ना ये वाला, ठीक है? क्लियर? 100 मान के भी इजी है, लेकिन ये रेशियो वाला तरीका कहीं से कहीं तक लाभदायक नहीं है। बड़े बड़े कैलकुलेशन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऐसा आता 16/3%, 14/3, 7%, तो इसमें हम ये फॉर्मूला कतई नहीं लगाते। यहाँ सोचो ऐसे ऐसे वैल्यू रखोगे तो कैलकुलेशन कहाँ जाएगा? बर्बाद हो जाओगे आप। और 100 मान के भी नहीं कर सकते, तो ऐसे परसेंटेज के लिए रेशियो बना होता है। 14/2/7% डिस्काउंट, 7 में 1 का डिस्काउंट 7 से 6, 16/2/3% डिस्काउंट यानी कि 6 में 1 का डिस्काउंट 6 से 5। वैसे परसेंटेज जो रेशियो में बदलने से बिल्कुल ईजी हो जाते हैं। देखो इसको रेशियो बदलने से टफ बने, 2 अंकों की संख्या बनी, यहाँ देखो 1 अंकों की संख्या बनी, और साथ साथ देखो एक कट भी गया ना, 6 से 6, 7 से 5 सीधे बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। तो ऐसे परसेंटेज में रेशियो लगाया जाता है। ऐसे परसेंटेज टफ होते हैं उनमें x + y - x 100 लगाया जाता है। क्लियर है ना? और बताया मैंने बहुत अच्छे से बाकी और कहानी, ठीक है? चलिए इसके बाद बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। अगला सवाल, अगले सवाल का आंसर p + q - pq/100 आएगा, यही फॉर्मूला, ठीक है? अब हम आएंगे सवाल नंबर 18 पर। आ जाते हैं 18 पर, है ना? क्या बोल रहा है 18 देख लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 है ना। नंबर, ठीक है? एक विक्रेता 25,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है। अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है, ठीक है? कैसे खरीदता है? 2/20% और 5% लेता है। देखो ये सवाल ऐसा सवाल है कि मैं दुकानदार हूँ, मैं गया थोक बाजार, थोक बाजार से लाऊंगा और अपनी दुकान पे फिर ग्राहकों को बेचूंगा। अभी थोक बाजार में हूँ मैं, थोक बाजार में सामान पे 25,000 लिखा हुआ है, लेकिन थोक विक्रेता ने, होलसेलर ने मुझे 20% 5% के 2 लगातार बट्टे दिए। 2 लगातार बट्टे काटने के बाद हम चेक करें मुझे कितना पैसा देना है 2 बट्टा लेने के बाद उसको। तो चलिए 25,000 का 20% कितना आएगा? 5,000 की छूट, तो सामान 20,000 का हो गया। 20,000 का 5% 1,000 रुपये की और छूट, यानी कि मैंने अपनी जेब से 19,000 चुकाया उसको, ठीक है? और इसके बाद क्या हुआ? 1,000 मैंने मरम्मत पे खर्च किया, 1,000 मरम्मत में खर्च किया, तो मेरे को वो सामान अपनी दुकान में बताइए 20,000 रुपये का पड़ा कि नहीं पड़ा? क्लियर?
वो सामान मुझे अपनी दुकान में बताइए 20,000 रुपये का पड़ा कि नहीं पड़ा? क्लियर। 19,000 प्लस 1,000 का मरम्मत है ना, रिपेयरिंग। तो वो सामान मुझे अपनी दुकान में 20,000 का पड़ा कि नहीं पड़ा? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब उसे मैं 25,000 रुपये में बेचूंगा। अपनी दुकान पे लाया, 25,000 रुपये में बेचूंगा, है ना, ऐसा दिया है सवाल में। तो 20,000 का सामान 25,000 में बेचूंगा तो 25% का लाभ निकलेगा कि नहीं निकलेगा मेरा? तो आंसर आएगा 25% का प्रॉफिट, गेन, 25% का गेन, है ना। वैसे 5,000 का प्रॉफिट है, तो 5,000 का प्रॉफिट क्रय मूल्य के ऊपर रख के निकाल लीजिए आप, 20,000 के ऊपर, है ना। इंटू 100 करेंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 50/2 आ जाएगा 25% लाभ। लाभ और नीचे कॉस्ट प्राइस, जैसे प्रॉफिट परसेंट आता है ना। 18 के बाद 19 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 19 इधर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 4 ऑप्शन दिए हैं, 25-15 है ना, 30-10 है ना, 30-10 के बाद 35-5। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब देखो, इनमें से सवाल ये पूछा है कि इनमें से ग्राहक के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा रहेगा। मैं किसी एक आइटम पर आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्या आप ये वाला लोगे, ये वाला लोगे? सीधी सी बात है, आप वही वाला लोगे जिसमें आपका फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो। तो ग्राहक का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किस में होगा, कैसे निकालते हैं, है ना, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20, इन दोनों का डिफरेंस कितना 30। मैक्सिमम डिफरेंस का है यहाँ, जहाँ डिफरेंस मैक्सिमम वहाँ ग्राहक का लाभ मैक्सिमम। ये मेथड कब लगती है, जब इनका योग सबका सेम हो। देखो ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, सबका योग 40 है। आई बात सुना, तब ये मेथड अप्लीकेबल और सवाल इसी प्रकार से पूछ जाते हैं। यदि सबका योग 40 नहीं होता तो फिर हम एक एक का ऐसे कर करके करते, x + y - x y 100 करके, कि किसका रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है, रिजल्टेंट मेथड फिर लगाना पड़ता है ना। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 20 भी ऐसा ही कर लेना। टाइप 2 पर आ जाते हैं। टाइप 2 में 3 डिस्काउंट है इसी प्रकार से, है ना। टाइप 2 में कितना डिस्काउंट है, 3। टाइप सेकंड में, ठीक है ना, 3 क्रमागत छूटे हैं। चलो देखो टाइप सेकंड है ना। टाइप सेकंड का सबसे पहले सवाल नंबर 1 करेंगे। सवाल नंबर 1 में 3 क्रमागत बट्टे हैं किसी अंकित मूल्य पर। क्या है 3 क्रमागत बट्टे, 20, 25 और 10। पहला 20, दूसरा 25 और तीसरा 10 है। पहला 20, दूसरा 25 और तीसरा 10, ठीक है ना। चलो भैया, इनका हमें समतुल्य बट्टा निकालना है ना, इक्विवेलेंट बट्टा, ठीक है। अब इनका समतुल्य बट्टा हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, है ना, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, है ना। चलिए, एक तो रेशियो वाला तरीका, 20% यानी कि 1/5, यानी कि 5 में 1 की छूट तो 5 का 4, 5 में 1 की छूट तो 5 का 4 हो जाएगा। 25% 1/4, 4 में 1 की छूट तो 4 का 3 हो जाएगा। 10% 1/10, 10 में 1 की छूट तो 10 का क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। अब सुनिए, 4 से 4 कैंसिल, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। 50 से 27 आएगा, ठीक है। चलो छूट का प्रतिशत निकाल ले, 23 की छूट है, 23 का डिस्काउंट है किस पर, 50 पर, इंटू 100, बताइए 46 आएगा। 50 दूनी 46% आएगा, है ना। देखो रेशियो वाला मेथड भी अच्छा था इसमें। बाकी दूसरा मेथड मैंने आपको इसमें बताया 3 स्टेप। पहले स्टेप में x + y + z करेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, प्लस फिर सेकंड स्टेप आप ले लो x y z बाई 10,000, इसको बोलेंगे हम सेकंड स्टेप, माइनस थर्ड स्टेप, है ना। मैंने थर्ड पहले लिखा होगा, सेकंड बाद में लिखा होगा, ठीक है। आप कर लेना चेंज इसको, है ना, इस प्रकार से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब आपको पढ़ाया होगा, हो सकता है ये स्टेप इधर लिखा हो, ये स्टेप इधर, है ना। ये माइनस वाला स्टेप मैंने यहाँ लिखा हो। अगला स्टेप है xy + yz + zx बाई 100, ये तो इन दोनों को जोड़ के घटा दो। अच्छा ये x है, ये y है और ये z है, तो x + y + z यानी कि 20 + 25 + 10 कितना आएगा, 55 आएगा ये। तो फर्स्ट स्टेप कितना आएगा, 55। आई बात समझ में, 20 + 25। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, तीनों को जोड़ दो, 20 25 10 को जोड़ोगे 55। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीनों को गुणा करो, तीनों को गुणा करोगे, ठीक है, तो 5000 आएगा। 5000 बाय 10,000 0.5 आएगा ये। तीनों को गुणा करोगे, 20 × 25 × 10 करोगे तो 250, 5000 आएगा। 5000 बाई 10,000, है ना,
तो 1/2 0.5 आ जाएगा ही, माइनस अब x इंटू वाई यानी कि x इंटू वाई यानी कि 20 इंटू 25 ओरली होगा स्पीड से, फिर 25 इंटू 10 YZ, फिर ZX 20 इंटू 10। क्लियर? तो 25 इंटू 20 500, 500 250 और 200, 500 250 और 200 यानी कि 950 आएगा, 950 बाई 100 यानी कि 9.5 आ जाएगा ये। क्लियर? ठीक है। तो जितनी स्पीड से तीनों वैल्यू निकालोगे तो 55.5 में से 9.5 गया तो 46 आएगा रिजल्ट। तो रिजल्टेंट क्या आया? 46 है ना। या फिर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 9 रुपया आ जाएगा, 55 माइनस 9 करोगे 46 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब इसमें हम ऐसे भी करते हैं कि इनमें आपने सुना होगा ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इन दो को लेके पहले ये लगाओ, फिर एक बना के उसके साथ ये फॉर्मूला 2 बार लगा लो तो भी आ जाते हैं। मैं इसको सजेस्ट नहीं करता, इसमें टाइम लगता है, इसमें 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं, तीनों को जोड़ा, इसकी तुलना में वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, इसमें सीधे अब ये फॉर्मूला लिखेंगे थोड़ी ना हम अगली बार से, सीधे इस फॉर्मूले को लगाएं, फॉर्मूला दिमाग में। पहला पार्ट क्या कहता है? तीनों को जोड़ दो, जोड़ दिया 55। दूसरा पार्ट क्या कहता है? तीनों को गुणा करेंगे, 5000 बाई 10,000 0.5 लिख दोगे सीधे। अरे ये थोड़ी ना लिखोगे यार, ये तो दिमाग में ना आपके। पहला स्टेप कहता तीनों को जोड़ दो, जोड़ दिया। दूसरा स्टेप कहता तीनों को गुणा कर दो, तीनों गुणा करेंगे 5000 बटे में 10,000 आता है हमेशा यहाँ पे। ठीक है, तो 0.5 आ गया। क्लियर? फिर माइनस तीसरा स्टेप क्या कहता है? दो के जोड़े को गुणा करो और जोड़ दो। इन दोनों को गुणा करोगे 500 रुपया, जेब में रख लो 500 रुपया। इन दोनों गुणा करोगे 250 रुपया, जेब में रख लो 250, 500 250 750 हो गया, 500 250 750 हो गया। फिर 20 इंटू 10 200 और, तो 750 200 950, 950 बाई 100 9.5 आ जाएगा। इजीली ओरली निकाल लोगे यार, तो लिखने की जरूरत थोड़ी ना फॉर्मूला। बस इसको करोगे तो -9 आ जाएगा, 55 माइनस 9 46, इजी वे में आएगा। तो ये फॉर्मूला 2 बार मत लगाइए, टाइम लगेगा, है ना। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं 1 2 3 4 4 तक सवाल, ऐसे 5वें पर आते हैं हमें ना, सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 5 की क्या कहानी, देख लेते हैं उसको ना। सवाल नंबर 5, ठीक है, क्या बोल रहा है 5वां, देख लेते हैं। ठीक है ना। 5वां कह रहा है कौन सी क्रमिक छूट बेहतर होगी, 10 15 10 या 25 12 8। पहला और दूसरा, 10 15 10 या फिर 25 12 और 8। ये 20 है ना, इसको चेंज कर लेना। ठीक है, 10 15 20 है, ये 25 12 8। इन दोनों में से कौन सा, जैसे ये सवाल था कि नहीं था, इन तीनों में से 2 क्रमागत बट्टे थे, सभी का योग 40 40 40 था। उसमें अंतर लेते हैं कि नहीं लेते? अंतर जो अधिकतम होगा वो ग्राहक के लिए अधिकतम होगा, ये आता है। ठीक है, बस सेम सवाल है, यहाँ 2 बट्टे हैं, 3 क्रमागत बट्टे। ठीक है, यहाँ भी देखो ये भी 45 है और ये भी 45 है। आई बात समझ में? क्लियर है ना। तो इसके लिए भी हम ट्रिक लगाएंगे, समझ आ रही बात? क्लियर? इन 2 में से कौन सा बेहतर है ग्राहक के लिए, तो इसमें ट्रिक कैसे लगेगी? सबसे छोटा कौन है इसमें? ये मिनिमम। सबसे बड़ा कौन है? ये मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस 10 और 20 का डिफरेंस क्या है? 10 है क्या, बताइए, है ना। सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर लो, 10 और 20 का डिफरेंस क्या? 10। यहाँ सबसे छोटा कौन है? 8 मिनिमम, है ना। और मैक्सिमम क्या है? 25। तो सबसे छोटा और सबसे बड़े का अंतर 25 और 8 का अंतर क्या है यहाँ पर? 17। आई बात समझ में, है ना। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम, 25 और 8 का अंतर कितना है? 17। क्लियर? तो ये देखिए, तो डिफरेंस मैक्सिमम कहाँ है? इधर मैक्सिमम डिफरेंस है, ग्राहक के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो 3 डिस्काउंट में इस प्रकार से करेंगे। ये मेथड तभी लगेगा जब योग क्या हो? सेम हो। जैसे इन तीनों का योग 40 40, इन दोनों का योग 45। यदि योग सेम ना हो तो फिर आपको फॉर्मूले लगा के देखना पड़ेगा, जिसका परिणामी बट्टा ज़्यादा आएगा वो आंसर होगा, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं किस पर आ जाए, बस ठीक है, और क्या, ये हो गया बट्टा आपका। अब इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, एक और चीज़ क्या बताई थी, देखिए इसका 7वां सवाल एक बार आप देख लेना, है ना, इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है ना। अब इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको इसके अलावा अलग से सवाल लिखवा के करवाए थे बट्टे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। ऐसे ऐसे सवाल है वो, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, है ना। ठीक है, मान लो कोई आदमी 20% ज़्यादा छाप लेता है और 10% का बट्टा देता है, तो लाभ प्रतिशत निकालो। 3 में से कोई 2 भुजाएं दिए, तीसरी निकालना। ऐसे सवाल मैंने लिख कर आपको करवाए थे बहुत अच्छे से, 2 प्रकार के, एक तो ऐसे परसेंटेज वाले करवाए थे और एक ऐसे प्रतिशत वाले करवाए थे। मैंने 2 प्रकार के प्रतिशत वाले सवाल करवाए थे, इनको एक बार जाकर देख लेना। मैं हिंट दे देता हूँ, जैसे 20-10 है, जैसे एक और सवाल बना है ना, ये सवाल का मैं चित्र बना रहा हूँ तो आपको सरल लग रहा है,
ये सवाल जब लिखे हुए आएंगे तो लिखे हुए सवाल को इस रूप में देखना वो टफ होता है आप लोगों के लिए, है ना। तो मैं बता रहा हूँ सवाल कैसे बनेगा। 3 भुजाओं में से कोई 2 भुजाएं दी होंगी। जैसे मान लो ये 20% का डिस्काउंट है और ये 20% का प्रॉफिट है ना। तो 100 मान लो, 20% ज़्यादा छापा, 120 छाप ले, 120 का 10%, 12 रुपये छूट, 108 में बेचा, तो 100 का 108 बताइए 8% लाभ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर। यहाँ ये 2 दिए, ये निकालना है। इस सवाल को कैसे करेंगे। 100 मान लो, 20% लाभ तो 120, 20% कम, 20% कम का मतलब 5 का 4, 20% का डिस्काउंट यानी कि 100 का 80, 5 का 4, 4 बराबर 120, तो 5 बराबर 150 आ जाएगा। 100 का 150 यानी कि कितने परसेंट ज़्यादा छापा ये निकालना है। तो बताइए 50% ज़्यादा छपा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। या फिर इसको करने का एक और तरीका होता है, इस सवाल को करने का बताया था मैंने आप लोगों को। 20% का डिस्काउंट और 20% का प्रॉफिट, है ना। तो 20% का डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 इधर लेंगे और इधर लेंगे 100 प्लस 20, तो 100 माइनस 20 कितना आएगा, 100 प्लस 20 कितना आएगा, 120। आई बात समझ में। तो बताइए 2:3 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 50%, है ना। इससे भी आता है, ये भी बताया था। तो ये ट्रेंगल वाले सवाल जो मैंने लिखवा कर करवाए अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ये बट्टे की दुनिया है आपकी। ठीक है, तो आई बात समझ में। लाभ हानि के 2 टुकड़े हुए और ये डिस्काउंट। ठीक है, लाभ हानि के मैंने इतने ज़्यादा पार्ट इसलिए किए समरी में क्योंकि लाभ हानि में बहुत कन्फ्यूज़न होता है विद्यार्थियों को। इतने सारे टाइप पढ़ने के बाद सब उलझ जाता है। क्यों उलझ जाता है, क्योंकि वो उस डर से पार नहीं पाना चाहता है, उस इरिटेशन से पार नहीं पाना चाहता है। समझ आ रही बात। क्लियर। एक बार उस 10-12 टाइप पढ़ ली ईमानदारी से और फिर जब सवाल को पीछे देखा और नहीं आया समझ में, तो बस वो फिर हथियार डाल देता है। ऐसा नहीं करना। दूसरी बार देखो क्या दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत आ रही। ये जो सवाल है, ये सवाल सर ने जो शीट करवाई उसके कौन से टाइप का है, इस टाइप का है क्या, नहीं इसका तो नहीं है, इस टाइप का लग रहा नहीं इसका भी नहीं है। ऐसे करके जब काम करोगे ना, तब जाके आपका मैथ्स मजबूत होगा। आई बात समझ। क्लियर। जितने भी सवाल आप देखोगे अपने व्यापम स्तर के इधर उधर, ये वो यूपीएसआई के जो भी, ठीक है, वो सारे सवाल कहीं ना कहीं मेरी शीट के किसी टाइप को बिलोंग करेंगे। दिक्कत सिर्फ ये है कि आप लिंक नहीं बैठा पा रहे हो, आप सवाल को पहचान नहीं पा रहे हो कि ये सवाल इसी टाइप का है। मुझे भेजना, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। और सवाल का उत्तर देने में जब आप व्हाट्सअप पर भेजते हो, कभी कभी मेरे को 1-2 दिन का भी टाइम लग जाता है सॉल्यूशन देने में। आई बात समझ में। तो पेशेंस रखा करिए, मैं बिजी रहता हूँ। अभी आपकी टेस्ट सीरीज के लिए बिजी हूँ मैं। ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करने की। कांस्टेबल का, एसएससी के बच्चे हैं तो एसएससी का, एमपीएसआई का एग्जाम आएगा तो उसके लिए हर प्रकार की टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश नहीं कर रहा हूँ मतलब होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 8-10-12 दिन का समय लगेगा, बाकी आपको टेस्ट सीरीज मिलने लग जाएगी। आई बात समझ में। क्लियर। ठीक है, चलिए ओके, मिलते हैं। समरी का अच्छे से यूज़ करिए, है ना। ज़्यादा लोड आ रहा है, समरी करते करते शीट के सारे क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। रिलैक्स, फ्लेक्सिबिलिटी रखो। ज़्यादा जोर आ रहा है 7-7 सवाल लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम समरी को एंजॉय तो करो देख के। माहौल तो बना रहेगा। जब माहौल बना रहेगा, लगातार कंटिन्यूसली हर दिन कोई ना कोई समरी देख रहे हो, माहौल बना रहे हो, तो अपने आप सवाल करने लगोगे, वो अपने आप आएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं।